डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। वो है नेपोलियन। नेपोलियन जिसका न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप में एक विशेष स्थान है। हम भारत विश्व के इतिहास में नेपोलियन का एक युग माना जाता है। एक ऐसा समय जब यूरोप में नेपोलियन का प्रभाव छाया हुआ था। यूरोप की राजनीति नेपोलियन से प्रभावित थी। अब ये नेपोलियन कौन था? कैसे उसका फ्रांस की राजनीति में पदार्पण हुआ? तो देखिए, कहा जाता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी और उस क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया था और उस समय वहाँ का शासक था लुई 16वां, जिसका पतन कर दिया गया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद फ्रांसीसियों ने एक तानाशाह को स्वीकार कर लिया। ये तानाशाह था नेपोलियन बोनापार्ट। यानी ये कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने एक विश्व पुरुष को जन्म दिया और ये विश्व पुरुष था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जिसका जन्म कार्सिका द्वीप के अजासियो नगर में एक साधारण वकील के घर हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेपोलियन फ्रांसीसी सेना के तोपखाने में उप लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ। सन 1792 में वह पेरिस में जैकोबिन दल का सदस्य बन गया। 28 अगस्त 1793 को अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने फ्रांस पर आक्रमण करके तुलो बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। पर इसी समय नेपोलियन ने तुलो पर आक्रमण करके अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया। नेपोलियन के जीवन की यह प्रथम महत्वपूर्ण विजय थी। इसके बाद कार्सिका द्वीप में जन्म लेने वाले इस नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस की राजनीति में उत्कर्ष हुआ और फ्रांस की राजनीति में उसका उत्कर्ष यूरोपीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना साबित हुई। 1799 में राजनीतिक उथल पुथल और हिंसात्मक वारदातों से परेशान होकर फ्रांस की जनता को नेपोलियन की तानाशाही स्वीकार करनी पड़ी। 1795 से 1799 के बीच डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ। यह शासनकाल लज्जाजनक पराभवों और असफलताओं का काल था। घरेलू और वैदेशिक दोनों क्षेत्रों में डायरेक्टरी असफल रही थी और मध्यम वर्गीय प्रभुत्व के कारण निम्न वर्गों की परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। ऐसे समय में नेपोलियन एक मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुआ और परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने सत्ता हथिया ली। नेपोलियन का राजनीतिक जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में शुरू हुआ था। क्रांति के दिनों में वह कार्सिका से पेरिस आया और जैकोबिन दल का सदस्य हो गया था। फिर उसे सेना में एक छोटा सा पद मिला। पेरिस के उग्र भीड़ को दबाने में उसकी ख्याति बढ़ गई और वह गृह सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। उस समय फ्रांस का ऑस्ट्रिया से युद्ध चल रहा था। नेपोलियन की इच्छा थी कि डायरेक्टरी शासन उसे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए इटली जाने की अनुमति दे। यह अनुमति उसे मिल गई और नेपोलियन ने 1797 ईस्वी में अपने प्रथम इटालवी अभियान पर चल दिया। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली में अनेक चमत्कार किए। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ तथा इटली के एक बड़े भूभाग पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया।
नेपोलियन की विजयों के फलस्वरूप फ्रांस विरोधी यूरोपीय राज्यों का प्रथम गुट टूट गया। नेपोलियन का यश यूरोप में फैल गया। केवल इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जो अभी फ्रांस के विरुद्ध टिका हुआ था। इंग्लैंड को हराना कुछ कठिन था क्योंकि फ्रांस की नौसेना इंग्लैंड से कमज़ोर थी। अतः नेपोलियन ने इंग्लैंड को भारत में पराजित करने की योजना बनाई और एक विशाल सेना लेकर फ्रांस से रवाना हुआ। जब अंग्रेजों को इस योजना की भनक मिली तब उन्होंने नेपोलियन के मंसूबों को चकनाचूर करने के उद्देश्य से एडमिरल नेल्सन को भेजा। नील नदी के मुहाने पर इन दोनों में भिड़ंत हुई और नेपोलियन बुरी तरह हार गया। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। निराश होकर कुछ दिनों तक वह अलेक्जेंड्रिया में बैठा रहा, पर जब फ्रांस की कठिनाइयों की खबर उसके पास पहुंचने लगी तब वह स्वदेश लौटने के लिए आतुर हो उठा। 9 अक्टूबर 1799 को वह पेरिस पहुंचा। डायरेक्टरी के भ्रष्ट, अयोग्य और अकुशल शासन से फ्रांसीसी लोग तंग आ चुके थे। वे एक ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को देश का नेता मानने को तैयार थे जो उन्हें इन कठिन परिस्थितियों से छुटकारा दिला सके। नेपोलियन ने फ्रांसीसियों के इस मनोभावों से फायदा उठाया और कुछ सैनिक अधिकारियों से मिलजुल कर डायरेक्टरी के शासन का अंत करने का निश्चय किया। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद नवंबर 1799 में उसने डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट दिया और फ्रांस की व्यवस्थापिका ने एक प्रस्ताव पास करके उसे प्रथम कांसल के पद पर नियुक्त कर दिया। 2 और कांसल बहाल हुए। वो 2 कांसल थे एबे और ड्यूको। 3 कांसलों की यह कांसुलेट एक फ्रांस की नई कार्यकारिणी थी। इस कांसुलेट को फ्रांस के लिए एक संविधान बनाने का आदेश दिया गया। नए संविधान द्वारा सारे देश का शासन एक व्यक्ति अर्थात प्रथम कांसल को सौंप दिया गया। नेपोलियन ने अपने विरोधियों को कुचल दिया और अपना स्वेच्छाचारी शासन कायम कर लिया। 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने प्रगति के मार्ग में एक दूसरा कदम उठाया। एक जनमत संग्रह द्वारा नेपोलियन का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि वह फ्रांस के कौंसल के पद पर आजीवन बना रहे। नेपोलियन को अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का भी अधिकार मिला, लेकिन नेपोलियन की महत्वाकांक्षा फ्रांस का सम्राट बनने की थी। 1804 ईस्वी में उसने परिस्थिति को इस तरह मोड़ा कि सीनेट को उसे फ्रांसीसियों का सम्राट घोषित करना पड़ा। इस प्रकार 1792 में स्थापित फ्रांस के प्रथम गणराज्य का अंत हो गया और फ्रांस में सम्राट नेपोलियन का निरंकुश एक तंत्र कायम हुआ। सभी विरोधी दबा दिए गए। सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। क्रांति ने जिस निरंकुश एक तंत्र का अंत किया था वह पुनः फ्रांस में कायम हो गया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति की अंत्येष्टि की गई। फ्रांस में नेपोलियन की तानाशाही की स्थापना एक असाधारण घटना थी। आखिर फ्रांस के लोगों ने इस व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया? क्या कारण थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लाभों का रसास्वादन कर चुकने के बाद फ्रांस की जनता पुनः एक निरंकुश सम्राट द्वारा शासित होने तथा ऐसे शासन के सभी संभावित नतीजों को भुगतने के लिए तैयार हो गई? इस परिस्थिति का विश्लेषण हम कई दृष्टिकोणों से कर सकते हैं। सबसे पहले, क्रांति की राजनीतिक उथल-पुथल से फ्रांसीसी ऊब चुके थे। उन्होंने इतनी अधिक परेशानियां झेली थी और इतने अधिक उबाऊ प्रयोगों से वो गुजर चुके थे कि अब वे एक स्थायी सरकार चाहते थे और नेपोलियन ही एक ऐसी सरकार दे पाने में समर्थ दिख रहा था। दूसरा, राजनीतिक आंदोलनों ने अंत होने वाले चुनावों, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का गला घोट देने वाली अव्यवस्थाओं ने फ्रांसीसियों को थका डाला था और अब वे एक ही
व्यक्ति के हाथों में राष्ट्र का उत्तरदायित्व सौंप देने को तैयार थे। फ्रांसीसियों ने राजनीतिक दलबंदियों से परे एक शक्तिशाली शासक की कामना की और शासक के रूप में नेपोलियन को स्वीकार करके अपनी इच्छा पूरी की। फ्रांस की जनता ने नेपोलियन की तानाशाही को खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि वे डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन तथा उसके उन षड्यंत्रों और अयोग्यताओं से, जो न तो देश का आर्थिक विकास होने दे रहे थे और न विदेशी पराजय से मुक्त होने दे रहे थे, ऊब चुके थे। वे एक काम करने वाली सरकार चाहते थे और नेपोलियन ऐसी सरकार देने की स्थिति में था। इसके अलावा फ्रांसीसी राष्ट्र ने क्यों इतनी तत्परता से नेपोलियन द्वारा शक्ति हड़प लेने तथा क्रांति को नष्ट कर देने की क्रिया को अपनी मान्यता प्रदान की, इसका दूसरा कारण था वह गंभीर खतरा जिससे देश अब भी आतंकित था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों का द्वितीय गुट तैयार हो चुका था और चारों ओर से फ्रांस पर हमला करने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। फ्रांसीसी जनता के लिए ऐसे नाजुक क्षणों में नेपोलियन एक मुक्तिदाता के रूप में अवतरित हुआ। केवल वही फ्रांसीसी राष्ट्र को संभावित खतरे से बचा सकता था। इसके अलावा एक शक्तिशाली शासक के रूप में नेपोलियन क्रांति के अधिक महत्वपूर्ण परिणामों को सुरक्षित रखने में समर्थ था। उसकी शक्ति इस बात की गारंटी देती थी कि पुरातन व्यवस्था के कुलीन अब कभी पहले की अपनी जमीन अथवा विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वे व्यक्ति जिन्होंने क्रांति के माध्यम से संभावित और यश अर्जित किया था, नेपोलियन को अपना पूरा समर्थन देने को तैयार थे। तो ये था नेपोलियन का उत्कर्ष और जनता ने उसको क्यों समर्थन दिया, क्यों लुई 16वें के पतन के बाद जनता ने इस तानाशाह को स्वीकार किया, इसके कारणों की भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या कार्य किए। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।